जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रही है, सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं जन स्वराज पार्टी की पटना कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवार वंदना कुमारी से खास बातचीत हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेश कुमार का। अभी तक लगातार अरुण कुमार सिन्हा लगातार उस क्षेत्र से चुनाव जीतते आए हैं। एक वजह वो बहुत दिनों से वो जुड़े हुए नेता उस बात से हैं, उनके अपोजिट शायद आप कैंडिडेट हुए जन स्वराज। कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसके आधार पर आप उनको परास्त करने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करूं कि मैं भी कुम्हरार की बेटी हूं। मेरा जन्म कर्म सब कुम्हरार में रहा है और एज अ वोटर 2020 तक मैंने भी भाजपा को वोट दिया। और वोट इसलिए नहीं दिया क्योंकि भाजपा बहुत पसंद आ रही है या भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी जी ने सेंट्रली बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हम जो जंगल राज से भाग रहे हैं, बिहार की जनता जो जंगल राज नहीं चाह रही थी, उस जंगल राज से बचाव के लिए हम लोगों ने उनको वोट दिया। मुझे कैंडिडेट का नाम तक नहीं पता था, हमने कमल छाप के चिन्ह पे वोट दिया है और मुझे लगता है कि 50% जो वोटर्स कुम्हरार के हैं वो उन्होंने कमल छाप को वोट दिया है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप आरजेडी को लाना नहीं चाहते तो आपके पास कमल छाप के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो आपने दिया। कम से कम आपको लग रहा है कि कुछ नहीं कर रहा है ये व्यक्ति, लेकिन किसी तरीके से समाज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आज तक मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। मैं कैमरे पर ये बात कहती हूँ, जब मैंने चुनाव की तैयारी करनी शुरू की और मैं क्षेत्र भ्रमण पे निकलने लगी, तब कहीं कहीं जब मुद्दे मैंने उठाए, जब मैंने भागीदारी दी जन स्वराज की, तब मैंने उनको बाहर आते हुए देखा है। तब मुझे पता चला कि ये कुम्हरार के विधायक। अभी आपने कहा कि मैंने कैंडिडेट को नहीं देखा, मैंने सिर्फ कमल को देखा। हाँ। यानी अभी तक आप कमल को पसंद कर रही हैं जन, और अरुण कुमार सिन्हा जो कैंडिडेट है उनको पसंद नहीं कर रही हैं? नहीं, उनकी कोई व्यक्तिगत छवि नहीं है, उनकी कोई व्यक्तिगत छवि, व्यक्तिगत पहचान नहीं है। आप ये बात मेरी ही नहीं है, ये आप कुम्हरार में 17.5 वार्ड्स पड़ते हैं, आप रैंडम उन 17.5 वार्ड्स पे जाइए और उन लोगों से पूछिए, आपको इसका बहुत हद तक कयास मिल जाएगा कि किस तरीके से लोग वहाँ के जो 20 साल से लगातार कुर्सी पे जो पदासीन व्यक्ति हैं उनकी क्या भूमिका रही है। उनकी भूमिका और उपलब्धता सिर्फ इतनी रहती है कि वो या तो आपको किसी के शोक सभा में दिखेंगे या किसी की शादी में उनकी उपलब्धता रहती है। इसके अलावा वहाँ के कार्यों और वहाँ की समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आप तो बहुत कम ही समय, थोड़ा समय रह गया विधानसभा चुनाव का। कौन ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर आप विधानसभा में आम पब्लिक को ये कंसर्न करेंगी कि हाँ मैं जीतूंगी तो ये मुख्य मुद्दा है, इस पर आप? देखिए, पिछले 1 साल से मैं अपने क्षेत्र में लगातार घूम रही हूँ। इसके पहले भी, चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो या कोविड का टाइम हो, मैं अपने समाज में सक्रिय रही हूँ। आज जहाँ हम पहले समाज में कुछ परिवर्तन की बात कहते हैं, वहाँ जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे पीने का पानी, वहाँ पे ऐसे कई वार्ड्स हैं जिन वार्ड्स में पीने का पानी सीवर लाइन से कनेक्ट है। स्लमों में पानी पीने के का भी अभाव है लोगों को, उस पर काम करने की ज़रूरत तुरंत प्रभाव पे है। उसके बाद सड़कों की बात कर लीजिए। जब चुनाव आता है तो हमारी सरकार को यह आभास होता है कि सड़कें बनानी चाहिए और सड़कें बनती है, उसके बाद याद आता है कि नमामि गंगे मेन लाइन से कनेक्ट नहीं हुई है और फिर उन सड़कों को तोड़ते हैं और फिर उस पर काम रखते हैं। आपको पूरे कुम्हरार का जो ट्रैफिक व्यवस्था है चरमराया पड़ा है। आप जाके देख लें, शाम में आप बिना 1 घंटे के एक गली से दूसरे गली पहुंच नहीं पाएंगे मोहल्ले। ये अवस्था है वहाँ की। उससे लोगों को, जो ठेला और रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो ठेले पे सामान बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, वो तो पूरी की पूरी समाज आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था ले लीजिए, कहीं पे भी विद्यालयों में पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है। आए दिन जो कुम्हरार अपनी खूबसूरती अपने पार्कों के नाम पे जाना जाता है, आए दिन पार्क बेच दिए जाते हैं। जनता उसके लिए जनता उसके लिए कंप्लेन करती है, उसके पास कोई क्लियर फ्रंट नहीं है जाने के लिए। हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इसके लिए। स्मार्ट मीटर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आपके पास उसके लिए कोई कंप्लेन विंडो नहीं है। वो वही व्यवस्था है कि हम आपके घर में घुसे और हमने कहा पैसे दो अन्यथा आपको मार देंगे। आपने बहुत अच्छी मुद्दा उठाई स्मार्ट मीटर की। हाँ। जनरली खासकर उत्तरी बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने पे लोग विरोध कर रहे हैं। आपकी पार्टी का क्या पक्ष है? देखिए, हमारी पार्टी बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है। जब भी प्रशांत जी कोई बात बोलते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर बताते हैं, किसी व्यवस्था से कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई है। अगर वो जनहित
हालत में हो, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। अभी जैसे क्या है, स्मार्ट मीटर पे कोई लगाम व्यवस्था नहीं है। आपका बिजली बिल सपोज टू बी 2000 आता था आज से पहले, स्मार्ट मीटर लगाने के बाद वो बिजली बिल 8000 आता है। तो क्या आप स्मार्ट मीटर लगवाना चाहती हैं या नहीं? नहीं, स्मार्ट मीटर के को लगवाएं, लेकिन एक नियम कायदे के तहत लगवाएं जिसपे उस पे की रोकथाम हो सके। हर चीज़ को नियंत्रण में रखना और उस पर नियंत्रण करने के लिए कानून होना। जैसे आज की डेट में सीधा ऑप्शन है आपके स्मार्ट मीटर का, अगर रिचार्ज खत्म हो गया आपकी लाइट कट जाएगी। उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। वो बिल 8000 का हो, वो बिल 10,000 का हो, आपको भरना ही पड़ेगा। आप कहाँ जाएंगे? कौन सा सिंगल विंडो है जहाँ जाके उपभोक्ता उसकी कंप्लेन करेंगे? तो इन चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए सरकार के पास एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, एक प्रॉपर पैनल का गठन होना चाहिए। जिस तरीके से प्रशांत जी बोलते हैं कि आप लागू करिए, लेकिन लागू करने के पीछे आप नियम रखिए। तो अगर उस व्यवस्था पे, तो चूंकि आपका उससे कोई कंसर्न नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि उसको सुचारू रूप से चालू कैसे करना है, आपने बस लागू कर दिया कि भाई हमने स्मार्ट मीटर लगवाया, 24 घंटा बिजली है। अब उस बिजली को उपभोग करने के लिए उपभोक्ता के पैकेट में पैसे हैं या नहीं है, उससे आपका कोई लेना देना। तेजस्वी यादव या जो केंद्र की सरकार है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मिडिल क्लास फैमिली को सब टारगेट कर रहे हैं। खास कर इस बार तेजस्वी यादव ने माँ बहन योजना, सम्मान योजना लाया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक मध्यम वर्ग को टारगेट करना, वोट बैंक बनाना। आपका क्या इस पर? देखिए, बिहार की जनता अब इन सारे वादों से ऊब चुकी है। जब ये चाचा भतीजा का संगठन चल रहा था, जब आप सरकार में रहे और संगठन चलाई आपने, तब ये योजनाएं क्यों नहीं दी गई? वो माँ बहन योजना हो, और उसी माँ बहन को आप समाज में भिन्न भिन्न तरीके से टारगेट भी कर रहे हैं। चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री जी हो, माननीय नीतीश जी, जिन्होंने कहा कि आज के पहले उस समय ज़माने में महिलाएं कपड़ा पहनती थी, तो आप ये बोल के अपनी ही माँ बहन बेटी को शर्मसार कर रहे हैं, बिहार की छवि धूमिल कर रहे हैं आप बिहार में ही। तो जिस जगह, जिस बिहार की मुख्यमंत्री इस तरह की जो ओपिनियंस देते हैं, वहाँ की बिहार की माँ बहन बेटियाँ क्या इतनी मूर्ख हैं कि इस व्यवस्था को समझ नहीं रही हैं कि जब इनकी कुर्सी डोलती है तो उनके पाए पकड़ने के लिए ये माँ बहन के पास पहुँच जाते हैं। तो महिलाएं बहुत जागरूक हैं, उनको सारी व्यवस्थाएं समझ में आ रही हैं, और ये 2025 कुछ बहुत अप्रत्याशित समझा देने वाला है। आखिरी बार होली का समय है जी, कुम्हरार वासियों को क्या कहें? कुम्हरार वासियों को ही नहीं, मैं पूरे बिहार वासियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ। पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और होली चूँकि बुराई पे अच्छाई के जीत का प्रतीक है, तो हम सभी इस बार होली जब मनाएं तो इस संकल्प के साथ मनाएं कि 2025-2026 की जब होली हो तो एक नए बिहार की परिकल्पना के साथ।